हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, यानी कि क्या प्रोसेस होता है, कौन सा फिनोमिना है। तो बेसिकली ये हमारे पास जब इंफ्रारेड जो लाइट होती है वो किसी भी सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करती है ना, यानी कि लाइट है, ठीक है, वो पास करी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल से, तो हमारे पास उस वो जो लाइट पास हो रही थी इंफ्रारेड की, कुछ उसकी जो फ्रीक्वेंसीज़ होंगी वो अब्जॉर्ब हो जाएंगी, जबकि जो बाकी फ्रीक्वेंसीज़ होंगी वो ट्रांसमिटेड हो जाएंगी, ठीक है। और यानी कि कुछ अब्जॉर्ब होंगी, कुछ अब्जॉर्ब नहीं होंगी। तो अगर हम क्या करते हैं, एक प्लॉटिंग करते हैं अब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटर्स के दरमियान, ठीक है, और ये अगेंस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी के, तो जो रिज़ल्ट होगा ना उसको हम कहते हैं आईआर स्पेक्ट्रम। तो आईआर स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का होता है हमारे पास। इस तरफ हमारे पास जो है वेवलेंथ आती है जो कि माइक्रोमीटर के अंदर होती है, इस तरफ ट्रांसमिटेंस आती है, इस तरफ अब्जॉर्बेंस, और इस तरफ हमारे पास वेव नंबर आता है जो पर सेंटीमीटर के अंदर यूज़ किया जाता है। तो अब्जॉर्बेंस, ट्रांसमिटेंस, वेवलेंथ और वेव नंबर वगैरह जो फ्रीक्वेंसी वगैरह होती है, इन सारी चीज़ों को एक एक इंटरप्रेट करके हमारे पास एक फिगर आती है जिसको हम आईआर स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो हमें बताता है कि लाइट जो हमारे पास इंफ्रारेड लाइट है कितनी अब्जॉर्ब हुई है, कितनी ट्रांसमिट हुई है। उसके बाद आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, वो तो था एक जनरल इंट्रोडक्शन, यानी कि इसके अंदर कौन क्या प्रोसेस होता है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास एक टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होती हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो वाइब्रेशंस हो रही हैं उसको स्टडी करने के लिए हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। और ये हमें मेजर करता है जो अब्जॉर्प्शन होती है आईआर रेडिएशन की एक सैंपल के थ्रू, और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा फंक्शनल ग्रुप और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में, यानी कि एक कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर क्या है और उसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं वो हमें बताएगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उसके नतीजे में जो आईआर स्पेक्ट्रम बनेगा, उस स्पेक्ट्रम की मदद से जो केमिस्ट्स होते हैं ना, ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में इंसाइट्स ले सकते हैं, यानी कि उनके बारे में इनके व्यूज़ आ सकते हैं कि आया कि हमारा जो सारी सी बात है एक सैम्पल मॉलिक्यूल है, तो उसकी अगर हमने फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करने हैं तो वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन हो सकती हैं। उसके अलावा उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में भी वो चीज़ हमें आईआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है हमें इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो हमने स्टडी किया कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी जो है वो जी डिफरेंट जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उनके बारे में स्टडी करती है। तो वाइब्रेशंस क्या होती हैं, या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन या वाइब्रेशनल मोड्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सारी सी बात है ना, पता तो होना चाहिए कौन सी चीज़ जो है वो मेजर कर रही है। चीज़ के बारे में पता नहीं होगा और उस फिनोमेना को पढ़ते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए सबसे पहले हम मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक ऑर्डिनरी जो टेम्परेचर होता है हमारे पास, उसके ऊपर ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन के अंदर होते हैं, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन उनकी चलती रहती है। हर बॉन्ड की अपनी एक करैक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो स्ट्रेचिंग की हो सकती है या बेंडिंग की हो सकती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की, और वो कैपेबल होता है कि वो लाइट को जो है वो अब्ज़ॉर्ब करे उस फ्रीक्वेंसी को, यानी कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी होगी, बेंडिंग भी होगी, और उसके लिहाज से वो क्या करेगा, लाइट को अब्ज़ॉर्ब करेगा। ये जो वाइब्रेशंस होती हैं इन्वॉल्व करती हैं हमारे पास चेंज इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम को। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारे पास प्राइमरीली है वो फोकस करती है तीन टाइप्स जो होती है ना वाइब्रेशनल मोड्स की, उनको बारे में हमें बताती है। सबसे पहली है स्ट्रेचिंग, दूसरे नंबर पे है बेंडिंग, और तीसरे नंबर पे है टॉर्शनल। स्ट्रेचिंग का मतलब स्ट्रेच होता है, यानी कि एक जो लेंथ है बॉन्ड की उसके अंदर क्या चेंजिंग आ रही है, ठीक है, जिस तरह वो लेंथ बढ़ रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है, ठीक है, एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है। अब बॉन्ड लेंथ के बारे में इस चीज़ को जो है वो स्ट्रेचिंग हमें बताती है, इस स्ट्रेचिंग के अंदर डिस्कस किया जाता है।
बेंडिंग मुड़ने के अंदर क्या होता है, बॉन्ड एंगल का थोड़ी सी रोटेशन हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, तो वहाँ बेंडिंग हो जाएगी। उसके बाद टॉर्सियनल, तो टॉर्सियनल के अंदर ट्विस्ट होता है, यानी कि पूरी जो है वो फॉर्म उसकी ट्विस्ट होती है, पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो केमिकल बॉन्ड के अराउंड होते हैं ना, उनकी ट्विस्टिंग होती रहती है, ठीक है। तो 3 तरह के मोड्स हो सकते हैं, या बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज हो जाए, या उनकी ट्विस्टिंग हो जाए, या फिर बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज हो जाए। तो ये हमारी जो है वो 3 मोड्स हैं वाइब्रेशनल के। उसके बाद अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी। अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, ये बेसिक टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं। जो अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ये एसोसिएट होती है इन वाइब्रेशनल 3 वाइब्रेशनल मोड्स के साथ, ठीक है। वो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है इन वाइब्रेशंस को इंड्यूस करने के लिए, जो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड लाइट होती है, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज़ को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, ठीक है, और ये वेव नंबर रेसिप्रोकल होता है हमारा वेव लेंथ का, जिसको हम v से डिनोट करते हैं। ये फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं ना, ठीक है, ये करैक्टरिस्टिक्स होती हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड की, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर। ज़ाहिर सी बात है ना, हर एक की डिफरेंट बेंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी, स्ट्रेचिंग डिफरेंट होगी, और उसके अलावा टॉर्शनल डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्ट्रेचिंग है OH बॉन्ड की, ठीक है, वो जनरली अकर होती है हमारी किसके ऊपर, CH बॉन्ड या OH बॉन्ड जो भी है, वो अकर होती है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर, ठीक है। सॉरी, ये CH था और ये OH था। तो C कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग है, ठीक है, वो डिफरेंट होगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर होगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के। तो जब हम एनालाइज करते हैं अब्जॉर्प्शन की पीक्स को किसी IR स्पेक्ट्रम के अंदर, तो उसके ज़रिए जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप और स्ट्रक्चरल जो फीचर जो हैं कंपाउंड के, वो कौन कौन से हमें शो हो रहे हैं। तो ये अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की हमारा डिफरेंट अब्जॉर्प्शन पीक्स शो करेगा, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर उनकी क्या होगी, स्ट्रेचिंग वगैरह होगी। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके अंदर हमारे आते हैं सेवरल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। सबसे पहला मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम के अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास लाइटर एटम्स हैं जिनका वज़न कम है, मास कम है, वो वाइब्रेट करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, वो वाइब्रेट करेगा हायर फ्रीक्वेंसी के अंदर एज ये प्रोटियम है ना, ठीक है, 1 एज़ कम्पेयर टू कार्बन और ड्यूट्रियम के बॉन्ड के दरमियान। वजह अभी हमने डिस्कस की, मास ऑफ एटम, यानी कि जिसका मास कम उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर रोटेट करेगा। प्रोटियम का मास कम होता है एज़ कम्पेयर टू ड्यूट्रियम, ठीक है, तो इट मीन्स के कार्बन और ड्यूट्रियम के बॉन्ड की हायर फिर उसकी होगी लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की किसके ऊपर होगी, हायर फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये था मास ऑफ एटम्स किस तरह इन्फ्लुएंस करता है। इट मीन्स के मास ऑफ एटम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, मास ज़्यादा अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कम, ठीक है, मास कम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, हमारे पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करेगा। सेकंड नंबर पे हमारी आती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि बॉन्ड की पावर कितनी है। तो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी वाइब्रेट करने के लिए। तो इट मीन्स कि वो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर अब्जॉर्ब करेगा। फॉर इंस्टेंस जो हमारे पास एक कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, वो ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब करता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड। इस मीन के बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हाई फ्रीक्वेंसी के। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी चाहिए होगी वाइब्रेट करने के लिए, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हायर होगी। उसके बाद बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ अगर लॉन्गर बॉन्ड है, ठीक है, लंबी बॉन्ड लेंथ है उसकी,
तो वो लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करेगा, क्योंकि जो ही बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करती है ना, ठीक है, तो जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। उसके नतीजे में हमारे पास एनर्जी की जो वाइब्रेशन है वो क्या हो जाती हैं, लो हो जाती हैं। तो इट मीन्स कि जितना लंबा बॉन्ड होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी, और जितना शॉर्ट बॉन्ड होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया आपस में। देन इसके बाद है रेजोनेंस। ऐसे मालिक्यूल्स जिनके अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, ठीक है, तो उनके अंदर वो एग्जिबिट करेंगे अल्टर्ड अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कि क्या एक्सपेक्ट की जाती थी इंडिविजुअल बॉन्ड्स के ऊपर, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो जो है वो डिफरेंट जो है अल्टर्ड अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज जो है वो शो करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद फिफ्थ नंबर पे जो पॉइंट अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को हमारा क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो है फंक्शनल ग्रुप। हर फंक्शनल ग्रुप का एक करेक्टरिस्टिक अब्जॉर्प्शन बैंड होता है। इन बैंड्स को एनालाइज करके हम क्या कर सकते हैं कि जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है ना उस सैंपल के अंदर, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स के बाद हमारे आता है सब्स्टिट्यूएंट्स और सराउंडिंग एनवायरनमेंट। एक चेन के साथ जो साइड पे जो मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, तो जो प्रेजेंस है उनकी नेबरिंग एटम्स या ग्रुप्स की, ये भी इफ़ेक्ट करते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को। फॉर इंस्टेंस हमारा जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी क्या करती है, अल्टर करती है अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज को। तो इट मीन्स कि इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट करता है और सब्स्टिट्यूएंट्स भी क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। देन कॉन्जुगेशन सिस्टम जहाँ भी होगा, ठीक है, अल्टरनेटिंग सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल एंड डबल बॉन्ड जो मल्टीपल्स होते हैं, वो भी इफ़ेक्ट करता है फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है। तो जो डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं वाइब्रेशनल मोड्स को। इन सारे जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करके अंडरस्टैंड करके एक केमिस्ट जो है ना वो किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है, उसके फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो इट मीन्स के आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स की इंफॉर्मेशन के अंदर और उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है उनकी इंफॉर्मेशन के अंदर एक बहुत ही की रोल जो है वो प्ले करती है। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा, यानी कि आईआर स्पेक्ट्रा को इंटरप्रिटेट किस तरह किया जाता है। तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कि जो पीक्स आती है ना हमारी आईआर स्पेक्ट्रा के अंदर, और उसको एनालाइज किया जाता है ताकि फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर। पीक्स जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं वाइब्रेशनल मोड्स जो होते हैं ना बॉन्ड्स के, ठीक है। ब्रॉड पीक इंडिकेट करती हैं हाइड्रोक्सल या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग को, जबकि शार्प पीक्स जो होती हैं वो सुजेस्ट करती है कार्बन और हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग को। तो जो फिंगरप्रिंट्स यानी कि ये जिस तरह फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, ये यूनिक होती हैं हर कंपाउंड्स के साथ, हर कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन करने के अंदर। इट मीन्स कि जो हमारी पीक्स होती हैं वो हमें जो है वो किसी भी वाइब्रेशनल मोड्स के अंदर उसी मालिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के अंदर मदद फराहम कर सकती हैं। अब हर फंक्शनल ग्रुप्स जो एग्जिबिट कर रहा है एक स्पेसिफिक वेव नंबर के ऊपर एक करेक्टरिस्टिक पीक। फॉर एग्जांपल आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना वो टिपिकली एक पीक शो करता है 1700 पर सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। तो ब्रॉड पीक्स जो होती है ना वो ऑफन इंडिकेट कर रही हैं हाइड्रोक्सल और NH स्ट्रेचिंग को, तो वो जबकि शार्प CH को, ये पीछे भी डिस्कस किया। जब डील करते हैं किसी अननोन कंपाउंड्स के साथ, यानी कि कोई अननोन कंपाउंड हमारे पास मौजूद है, हमें नहीं पता कि वो कौन सा है, तो उसके अंदर फिर हम कंपेयर करते हैं ऑब्जर्व आईआर स्पेक्ट्रम जो होते हैं ना रेफरेंस स्पेक्ट्रा के साथ, या डाटा भी कोई रेफरेंस ले लेंगे, उसके साथ उसको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो जब पीक्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे एसोसिएट होंगी जो वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स के साथ, फिर हम डिड्यूस कर लेंगे जो पोटेंशियल फंक्शनल ग्रुप्स हैं और स्ट्रक्चरल हमारे पास एलिमेंट्स हैं किसी भी अननोन कंपाउंड के अंदर, उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो ये हमारे पास फिर हेल्प करते हैं मैचिंग फिंगरप्रिंट के अंदर, ठीक है, जो यूनिक पैटर्न होता है ना पीक्स का स्पेक्ट्रम के अंदर,
वो हेल्प करता है कि हमारे पास नैरो डाउन कर दे पॉसिबल केमिकल स्ट्रक्चर को। इसका उसको एनालिसिस को इन्हेंस करने के लिए और एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए कुछ दूसरी तकनीक्स भी जिस तरह एनएमआर है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, उनको भी कंजक्शन के साथ यूज़ किया जाता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। ये तकनीक्स जो होती हैं वो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन देती हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में किसी भी मॉलिक्यूल की, और उसके नतीजे में कम्प्रीहेंसिव आइडेंटिफिकेशन होगी किसी भी अननोन कंपाउंड्स की। इट मीन्स के वैसे तो हम किसी भी अननोन कंपाउंड को उसके साथ जो है वो ज़ाहिर सी बात उसकी जो है एक करैक्टरिस्टिक पीक्स होती है, तो हम उसको रेफरेंस के साथ भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि एक्यूरेसी अगर हमने लानी है तो डिफरेंट जो हमारे पास अदर टेक्निक्स हैं जिस तरह एनएमआर है और बाकी तकनीक्स को साथ मिला के तो फिर हम जो है वो एक्यूरेट जो है अननोन कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट जो पहले से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन कर सकेंगे। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यही था हमारा, ठीक है, बेसिक जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।